हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो डेवलपमेंट से यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है उस पर बात करेंगे। आपने पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ सुना होगा, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जो है लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट जैसी समस्याएं हो रही हैं। उसके बाद आपने ये भी सुना है कि वेस्टर्न घाट में जो है, जो भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, उसको भी मैन मेड ही बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है मैन इंड्यूस्ड फैक्टर बहुत ज़्यादा इस पे हावी हो रहा है। डेवलपमेंट हमारा कैसा हो, कितना सस्टेनेबल हम लोग कर पा रहे हैं, ये तो एक इशू है जो हमेशा से इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम अभी के संदर्भ में देखेंगे कि हिमालयन क्षेत्र में जो है, ये जो किस तरह से जो है टाउन का डेवलपमेंट हो रहा है और उसका किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है और आगे जो है कैसे करने की ज़रूरत है। तो आइए हम इस पे एक चर्चा करते हैं, जो आपका प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर हिमालयन रीजन को देखें तो इसमें जो है आपके कितने हैं टोटल, जो अगर यूनियन टेरिटरी मिला दिया जाए और स्टेट्स मिला दिया जाए तो टोटल आपका 13 है। यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज और स्टेट को मिला के आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो बांटा गया है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है, फिर बीच में नेपाल का पार्ट है, सिक्किम है, फिर यहाँ पे भूटान है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर असम का कुछ हिस्सा आता है, और फिर आप देखेंगे यहाँ पे त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, और यहाँ पे जो है आपका मेघालय, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल का भी ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हिमालयन रीजन में आता है। तो ये स्टेट तो ये आप इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है कौन कौन बॉर्डर से कौन कौन मिलता है, और साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो देखिए, अगर डेटा देखें कि 2011 से 2021 तक का डेटा, तो हिमालयन रीजन इन सारे स्टेट्स के सारे अगर कैपिटल को मिला दिया या जाए और यहाँ के जो टाउन्स का डेवलपमेंट ग्रोथ है, अर्बन ग्रोथ है, तो 40% से ज़्यादा हुआ है। ये खुद में ही बहुत ज़्यादा है कि अर्बनाइजेशन हमारे यहाँ पे इस रीजन में बहुत ज़्यादा हुआ है। इसमें दो चीज़ हुआ है, एक तो टाउन जो है उसका एक्सपेंशन हुआ है, मतलब जो छोटे टाउन थे वो अब उसका विस्तार होना शुरू हुआ है, और दूसरा क्या है आपका मोर अर्बन, और जो है नए नए अर्बन के सेंटर बन रहे हैं और उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई हैं। अब क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं कि ये तो हमने बता दिया कि कैसे वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। अब देखते हैं कि हिमालयन रीजन जो है वहाँ पे पहली बात तो अभी क्या समस्या है, व्हाट क्या हुआ है, वाई क्यों हो रहा है ये, और क्या करने की ज़रूरत है वहाँ पे कि डेवलपमेंट जो है सस्टेनेबल हो। तो देखिए, अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है ऑल हिमालयन रीजन देखेंगे, जो 13 स्टेट है, सब में जो है अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, टाउन्स बहुत डेवलप हुए हैं। तो वहाँ पे एक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा जो है क्या है कि सिविक इशू, मतलब जो सिविल, जैसे कोई अर्बन आपने पढ़ा होगा अर्बनाइजेशन, तो अर्बन जब क्षेत्र बनता है तो उसमें सुविधाओं का सरकार के द्वारा पूरा किया जाए, जैसे जल है, सैनिटेशन की सुविधा है, तो इस तरह की सुविधाएं वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट है, ये होना बहुत ज़रूरी है, तभी अर्बनाइजेशन का मतलब है। तब देखिए आप वहाँ पे जो है सैनिटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चैलेंजेज आ गया है, वेस्ट मैनेजमेंट सॉलिड और लिक्विड दोनों का अच्छे से नहीं हो पा रहा है। कभी भी आप घूमने भी जाएंगे, अगर आप देखेंगे अभी का मनाली, या फिर आप जाएंगे शिमला जैसे क्षेत्र में, या कहीं भी नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, तो ये समस्याएं आपको वैसे ही दिखेंगी। फिर वाटर स्कार्सिटी, वाटर का भी वहाँ पे दिक्कत शुरू हो गई है। इसका कारण जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे है प्लानिंग जो है ना, मॉडल ये कॉपी किया गया है। जैसे प्लान किसी चीज़ का क्या होता है कि जो हमारा रिसोर्स है और जो हमारा समय है उसको कैसे हम एक दूसरे से प्लान करके, जो रिसोर्सेज का है वो जो लैंड है या फिर जो क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग हम उसका कैसे रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, इसीलिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग जब वहाँ पे किया गया तो आप देखिए अर्बन एरिया का प्लानिंग, अर्बन एरिया का जो रिलीफ आपने फीचर पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो अर्बन सॉरी क्या कहते, जो प्लेन एरिया है और जो हिली एरिया है दोनों में बहुत डिफरेंसेस है।
प्लेन एरिया में जो है डेवलपमेंट का प्रोसेस बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि ये कंपैरेटिवली जो है अगर उसे कंपेयर करें हिली एरिया से, तो प्लेन एरिया जो है कम सेंसिबल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे जो है इकोसिस्टम जो है ज़्यादा थोड़ा सा रेजिलियंस होता है, और यहाँ पे जो आप देखेंगे इकोसिस्टम जो है बहुत सेंसिटिव होता है। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी में, तो ये बहुत ही सेंसिटिव जोन होता है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट अगर हम प्लेन एरिया के प्लानिंग के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे डेवलपमेंट का प्रोसेस ही गड़बड़ हो जाएगा। फिर दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या है प्लानिंग में, कि वहाँ पे हमने ले तो लिया कि अर्बन क्षेत्र का प्लान के हिसाब से करेंगे, लेकिन वहाँ पे जो शॉर्टेज क्या है, आपका मैन पावर का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, 75% शॉर्टेज है वहाँ पे। अगर आप कश्मीर वैली में देखेंगे तो वहाँ पे जो है 40 मतलब 15 लोगों का 40 अर्बन लोकल बॉडीज है जिसमें कि मात्र 15 लोग हैं, और वो काम को कर रहे हैं, तो किस तरह से कर पाएंगे आप सोचिए। फिर है आपका सिटीज, क्या हुआ, एक तो सिटी हुआ कि डेवलपमेंट शुरू हुआ, दूसरा क्या हो रहा है आपका कि पेरिफेरी में उसका जो मतलब मान लीजिए कि ये सिटी है, ये जो है मान लीजिए कि एक सिटी का एक डेवलपमेंट होता है। पेरिफेरी क्या होता है कि जैसे जैसे अर्बन क्षेत्र बढ़ता जाता है तो उसके आसपास भी उस तरह की सुविधाओं का विस्तार होने लग जाता है, मीन्स उसका जो क्षेत्र है वहाँ पर भी, जैसे आप पटना का जैसे आप ग्रोथ देखें या दिल्ली का देखें, तो अब क्या धीरे धीरे पेरिफेरियल एरिया में भी अर्बनाइजेशन का प्रोसेस, जैसे ये सिटी है, सॉरी ये मान लीजिए कि ये सिटी है, थोड़ा ये वर्क कर रहा है। तो जैसे कि एक सिटी है, और सिटी में जब बहुत सारे पॉपुलेशन आ जाते हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, तो उसको क्या करता है, विस्तार, आसपास के गांव में विस्तार करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे यही हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ आपका कि पेरीफेरी एरिया में बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ, तो जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पे भी अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, और उसके कारण क्या हुआ, वहाँ का जो इकोसिस्टम था उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा, और वहाँ का जो एक अपना कोई भी लोकल एरिया का क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी होती है कि अपना वो इंटरडिपेंडेंट होता है चीज़ों पे। वहाँ पे क्या किया, अर्बनाइजेशन ने जो है बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव डाला। तो देखिए पेरीफेरी एरिया का हुआ, इंक्रोच किया, विलेज में हो गया, फिर लैंड यूज पैटर्न को चेंज किया गया। तो इससे क्या हुआ, जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पे क्या किया कि कंक्रीट बनाया गया। तो इससे क्या हुआ कि वाटर जो कैपेसिटी है, रन ऑफ वाटर, जहाँ पे भी कंक्रीट बॉडी बनेगा वहाँ पे रन ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कम हो जाएगा। तो वाटर बॉडीज कम हुआ, फॉरेस्ट एरिया बहुत कम होने लगा वहाँ पे, फॉरेस्ट को काट के तभी तो डेवलपमेंट किया जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है, इको सिस्टम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है। ये अभी करंट का सिनेरियो जो है वहाँ पे ऐसा है। अब देखते हैं कि कारण क्या है इसका। सबसे पहला कारण तो वही आपका जो अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन का अनप्लैंड होना, जो कि प्लेन एरिया था उसको जाके हिली एरिया में एज इट इज हमने लागू कर दिया। फिर डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, विकास का मतलब होता है कि जो प्रोग्रेस करना। तो हमने जो विकास किया वो कैसा किया कि वहाँ के जो इकोसिस्टम था उसके हिसाब से नहीं किया, बल्कि हमने क्या किया, वहाँ पे जाके मतलब कहीं से उठा के उसके सिस्टम को डाल दिया गया। तो ये जो है एक बहुत बड़ा कारण रहा। उसके बाद क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जैसे रोड बना, आप देखेंगे रेलवेज का बहुत विस्तार हो रहा है, नए नए मतलब वो सेंटर्स बन रहे हैं, जैसे अभी जैसे बोलते हैं कि टूरिस्ट सेंटर का डेवलप किया जा रहा है, बहुत सारे वहाँ पे अर्बन फैक्टर देखेंगे। तो ये जो है उसका भी बहुत अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है। फिर लैंड एंड वाटर रिसोर्स यूज जो है ये भी, उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण सबसे कारण है कि टूरिज्म का बहुत प्रेशर यहाँ पे बढ़ गया। अब टूरिज्म देखेंगे बहुत ज़्यादा होने लगा, लोग जाते हैं वहाँ पे और बहुत सारा गंदगी फैला के आ जाते हैं, डाल के आ जाते हैं सब कुछ। तो इससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो इससे क्या हुआ, आपने इस पे किसने एडवर्स किसको किया, इन सब ने फैक्टर ने मिलकर बहुत एडवर्स कर दिया है क्लाइमेटिक वेरिएशंस को। क्लाइमेट जो पहले था आप देखेंगे उसमें चेंज हो रहा है,
प्रेसिपिटेशन चेंज हो रहा है और राइजिंग टेम्परेचर, धीरे धीरे टेम्परेचर जो है, ये तो ग्लोबल फेनोमेना है जो कि बढ़ रहा है और इसने जो है उसको और एडवर्स, सबने मिलके जो है वहाँ के जो डेवलपमेंट है उसको बहुत एडवर्सली अफेक्ट किया है। अब देखते हैं कि इसके प्रॉब्लम, इससे क्या क्या प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे कि वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी हो गई है। आपको बताया कि रन ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाएगा और जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी और उसके बाद क्या है कि अंडरग्राउंड वाटर भी कम हो जाएगा धीरे धीरे। डिफॉरेस्टेशन, चूंकि अब गांव के क्षेत्र में उसका पेरीफेरी में विस्तार हो रहा है तो वहाँ पे फॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा काटा गया। फिर लैंड डिग्रेडेशन, धीरे धीरे क्या है जो वहाँ पे गुणवत्ता थी लैंड की, मतलब जो मिट्टी की, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है जो मिट्टी का उपजाऊपन कम हो गया है, तो ये हुआ वहाँ पे। बायोडाइवर्सिटी, इन सब का इफेक्ट क्या है, बायोडाइवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया है। तब ये जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी खत्म होने लगा है और सोशियो इकोलॉजिकल जो फैब्रिक है वहाँ का, माउंट हिमालयन रीजन का, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो लगा है, रोल अदा किया है, ये आपका पॉल्यूशन ने किया है। क्योंकि पॉल्यूशन, खास करके प्लास्टिक जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेंक दिया जाता है, बाहर के लोग आते हैं, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो गया है। अब देखते हैं कि हिमालयन रीजन का अगर वेजिटेशन को, आपने ऊंचाई देखा होगा, कोई भी हिली एरिया में जो होता है उसका डेवलपमेंट, चूंकि स्लोप होता है, आपने अगर लैंडस्लाइड भी पढ़ा होगा तो स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे, और उसके कारण ही वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, कोई भी चीज़ जो है इफेक्ट उसका ज़्यादा पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है इकोलॉजिकल वहाँ का। तो वहाँ पे अगर हिमालयन रीजन का आपने पढ़ा होगा वेजिटेशन, तो सबसे नीचे देखिए 2000, मतलब नीचे 0 से शुरू करें तो 5000 से ऊपर आपका इतनी हिमालय की ऊंचाई देखिए बहुत ज़्यादा है, 8000 किलोमीटर, 8000 मीटर से ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे नीचे जो है सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल वार्म टेम्परेट मिलता है, जहाँ पे कि आपका साल और ब्रॉड लीफ के ये मिलते हैं, फॉरेस्ट मिलते हैं। फिर उसके ऊपर आएंगे कूल टेम्परेट में तो ओक मिलता है। उसके बाद क्या है, अल्पाइन मिल जाता है आपका, अल्पाइन 4000 मीटर से ऊपर। और इधर आप देखेंगे तो सब ट्रॉपिकल में आपका जो है फॉरेस्ट मिलता है, पाइन मिलता है। और यहाँ पे सब अल्पाइन जो है आपका, यहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलता है इस हिमालयन क्षेत्र में, फर मिलता है, लार्ज स्प्रूस मिलता है। तो ये मैंने इसलिए बताया कि वहाँ का वेजिटेशन और वहाँ का जो अपना जो इकोसिस्टम है उसके हिसाब से हिमालय रीजन है। लेकिन इन सब ने क्या किया, इतना ज़्यादा सेंसिटिव है यहाँ पे, इस सब फॉरेस्ट्री को अगर हमने काटा फॉरेस्ट को तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और उसको हमने इतना ज़्यादा कटिंग किया है कि अब जो है इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब देखिए सोसाइटी कैसा होता है, इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट है। इको, तो आप इसको कैसा करना चाहिए, इको फ्रेंडली टूरिज्म होना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हो। तब हम देखते हैं कि व्हाट नीड टू बी डन। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो प्लानिंग होना चाहिए यहाँ पे, कैसी प्लानिंग होनी चाहिए जिसमें कि लोकल जो वहाँ पे स्ट्रक्चर है या फिर जो वहाँ पे जियोलॉजिकल पैटर्न है, जो वहाँ पे इन्वायरमेंटल स्थिति है, उसके हिसाब से वहाँ पे होना चाहिए प्लानिंग। मतलब हिमालयन रीजन के लिए ही अर्बन डेवलपमेंट का प्लान होना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, सभी टाउन का, जितने टाउन है वहाँ पे मैपिंग की जानी चाहिए, एवरी टाउन, ठीक है, मैपिंग इसका किया जाना चाहिए। कैसे, एक तो लैंड यूज पैटर्न का, रिसोर्स का, वल्नरेबिलिटी का, कितना वल्नरेबल है उसका, फिर क्लाइमेट इंड्यूस्ड जो उसका चेंज हो रहा है, क्लाइमेट इंड्यूस्ड जो प्रेशर है उसका करना चाहिए। तो दोनों ध्यान में रखें, जियोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दोनों को देख के मैपिंग होनी चाहिए वहाँ पे। और ये जो मैप हो, उसके अलावा क्या करना चाहिए, क्लाइमेट रेजिलियंस डेवलपमेंट। रेजिलियंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे हमने किसी तरह की त्रासदी आती है तो उससे हम कॉप अप करने में कितने सक्षम हैं, उसको रेजिलियंस कहते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उस चेंज से हम करने के लिए कितना रेजिलियंट, उसका डेवलपमेंट यहाँ पे होना चाहिए। फिर फाइनेंस कमीशन को यहाँ पे कहा गया कि एडिशनल जो देना चाहिए। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, 280 के तहत सारे स्टेट में जो ये वर्टिकल रिवॉल्यूशन करते हैं मनी का, तो इसमें कहा गया कि इनको एडिशनल देना चाहिए। कहाँ के लिए, हिमालयन रीजन के लिए डेवलपमेंट के लिए एडिशनल देना चाहिए उनको। और चूंकि वहाँ पे अलग तरह से डेवलपमेंट की जरूरत है,
अभी तक से दिया जा रहा है 0.5%, तो उसको 1% तक बढ़ा के करने की जरूरत है। उसके बाद क्या है आपका कि जो आपका प्लानिंग हो सस्टेनेबल हो और जो पब्लिक पार्टिसिपेशन हो। कहीं भी देखिए, अगर कहीं भी हम लोग प्लान की बात करते हैं, प्लानिंग का बात करते हैं, तो वहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ की पब्लिक जो है वहाँ के नेचर से बहुत वाकिफ होती है, वहाँ के इन्वायरमेंट को वो बहुत अच्छे से जानती है और उसके साथ वो जीना जानती है। तो हम अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे तो वो जो आएगा हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस तो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता है कि डेवलपमेंट का ऐसा होना चाहिए जो कि हम सिर्फ आज के लिए नहीं सोचे, बल्कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन को भी हम वही लौटा सके जो हमको मिला है। ये नहीं कि हम आज खर्च कर दें और उनको हम नहीं दे पाए। तो इसमें जो है इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल, तब मिलके ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम करता है। तो अगर हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा किया जो कि इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, या सोशल हमने ऐसा कार्य किया जो कि इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर, और सभी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो ये अगर हमने इसको, इस बैलेंस को ख़त्म किया, तब यहाँ पे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं रह जाएगा। और जो अभी हिमालय क्षेत्र की जो स्थिति है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि प्लानिंग क्या होता है। उसके बाद प्लानिंग का कहाँ कहाँ, जैसे अर्बन एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट को रोक देना जरूरी है, लेकिन उसको कैसे हम वहाँ के इकोसिस्टम से और इन्वायरमेंट से मिक्स करके, मीन्स उसको जान के और लोकल पीपल को वहाँ पे उसके साथ पार्टिसिपेशन बढ़ा के और लोकल ये जो है बायोडाइवर्सिटी उसको देखते हुए हम डेवलपमेंट करें, तो इससे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा और जो है आने वाले जो पीढ़ी है उसको हम वही लौटा सकेंगे जो हमें मिला था एनवायरनमेंट से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।